वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों सीसैट की प्रिपरेशन के लिए मैंने सोचा आपके लिए एक इनिशिएटिव चला दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीसैट। आपको उसमें 34 नंबर तो लाने ही। अब कई लोग 33 कहेंगे, तो 33 34 समझो आप, 33 नहीं, ठीक है 34 सोचा करो, एकदम बाउंड्री पे मत रहो। 34 नंबर आपको लाने ही लाने हैं 100 में से। और उसमें से ये एक जो टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल्स, मैं इससे शुरू कर रहा हूँ वीडियो को। कारण क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत लोगों को परेशानी आती है सवाल को करने में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी बुक में, मतलब किसी बुक को पढ़ के नहीं, ये आदमी की कला से आता है। अब आपने देखा राहुल गांधी हैं और मोदी जी हैं, ठीक है। राहुल गांधी नो डाउट बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ विदेशों से पढ़े हुए हैं। मोदी जी नहीं पढ़े लिखे हैं, पर फिर भी जो इनकी इंटरपर्सनल स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, लोगों को ऐसा बांध देते हैं मतलब वो वाला बांधना नहीं, समा बांधना, ऐसा माहौल बना देते हैं कि लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो दुनिया देख रहा हो उनकी इतनी तगड़ी, इस टाइम वर्ल्ड लीडर है। आप ये बात मानो या ना मानो, ठीक है, इस टाइम दुनिया में डंका तो बज ही रहा है भैया। मोदी को हर कोई जानते हैं, ठीक है, इतने फॉलोवर ट्विटर पे, इंस्टाग्राम। क्यों? उन्होंने एक चीज़ पकड़ी, हर एक आदमी को अपने फ़ोन में अपनी शक्लें दिखाई, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया को पकड़ा, और प्लस उनका वक्तत्व, बात करने का तरीका, ये सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये सब होती है इंटरपर्सनल स्किल्स की आपको कैसे किसी से बात करनी है, कैसे कि डिसीजन मेकिंग कैसे करना है। कि बाई चांस आप एसडीएम बन जाते हो, ठीक है, एसडीएम हो आप, और आईएएस से आपकी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स चल रही है, कहीं पर दंगा हो गया है, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, ये सब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जानेंगे। और देखिए इसमें भी अभी आपको एक दो चीज़ें और बताऊंगा। एक बात मेरी ध्यान से सुनना। मान लो एक आदमी है, ठीक है, ठीक है, वो कंट्रोल है उसके पास, ये ट्रेन की पटरियाँ, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, सवाल बहुत अच्छा है ये। ट्रेन की पटरियाँ, यहाँ पे 6-7 लोग काम कर रहे हैं, चलो 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से ट्रेन आ रही है, ठीक, और ट्रेन आप चाहे तो डाइवर्ट कर सकते हो, ये वाली पटरी पे आपके पास कंट्रोल है, ठीक है। क्यों क्यों डाइवर्ट करना है? क्योंकि ये हट नहीं सकते, ये कानों से बहरे समझ लो, या कान में इनके कुछ हेडफोन लगे हुए हैं, कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, ये सुन नहीं सकते हैं। ट्रेन आ रही है बहुत तेज़ी से, तो आप क्या करोगे? तुरंत ट्रेन को डाइवर्ट कर दोगे, है ना। पर अगर यहीं पे आपके माता पिता, भाई, बेटा, बच्चा, कुछ भी है, अब अगर यहाँ पे वो हैं आपके, तब आप क्या करोगे? तब भी क्या आपकी डिसीजन मेकिंग वही रहेगी? तो डिसीजन मेकिंग भी परिस्थिति के अनुसार बदलती है। सबसे ज़्यादा तब बदलती है जब हमारे दिल का मामला, फैमिली का मामला हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो वही सब देखेंगे, ये दिल का मामला है, दिल भर, समझ रहे हो? चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आयोग में, कैसे क्वेश्चन पूछता है, और आपको कैसे उसका जवाब देना है, ठीक है। चलो, प्रॉब्लम कनेक्टेड विथ डिसीजन मेकिंग, निर्णयन से संबंधित समस्याएं क्या हैं। एक सेकंड में इसको जूम कर देता हूँ, कई बच्चों की कहानी कहते हैं कि थोड़ा जूम कर दीजिए, तो ये लीजिए भैया जूम कर दिया, ठीक है। निर्णयन से संबंधित समस्याएं, मतलब जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो, आप किसी चीज़ पर डिसीजन लेते हो कि यार मुझे आईएएस बनना है, ठीक है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, एसडीएम बनना है, तो आपको तैयारी उसकी करनी चाहिए या नहीं? ये आपकी डिसीजन मेकिंग आप पे है ना, कि आप आईएएस की तैयारी करो, पीसीएस की करो, एसएससी की करो, सिपाही की करो, है ना। तो किसी भी डिसीजन मेकिंग में क्या समस्या आती है? भय, उम्मीदों से भय, भय एवं झूठी आशा, या नन ऑफ द अबव। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों का दिमाग खराब हो कि ये कहना क्या चाह रहा है। मतलब डिसीजन मेकिंग में क्या समस्या आई? आपने अगर आईएएस बनने का डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या क्या समस्या आपको झेलनी पड़ेगी? एक तो डर कि यार मैं बन भी पाऊंगा कि नहीं, अगर नहीं बना तो मैं क्या करूंगा जीवन में, है ना। और दूसरी, झूठी आशा, फॉल्स होप्स, ठीक है। फॉल्स होप्स क्यों? अब बात आती है यहाँ पे भैया, झूठी आशा कैसे लगा रहे हो आप? मतलब आपको पता है कि यार मैं, पिछले रिकॉर्ड्स मेरे ये रहे हैं कि मैं 4 अटेम्प्ट में फ़ेल हो चुका हूँ, 5 में फ़ेल हो चुका हूँ। अब मेरे को लिखने में भी दिक्कत आती है, या मुझसे कुछ याद नहीं होता है, फिर भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, है ना, कि नहीं मैं बन के ही रहूँगा, तो वो एक फॉल्स होप हो गई, ठीक है। तो फियर एंड फॉल्स होप, ये हमारी डिसीजन मेकिंग में बाधाएं पैदा होती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, चलिए। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, ठीक है, एक कोई बोर्ड मेंबर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आप सदस्य हैं, ठीक है, मेंबर हैं, एक कोई कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं। किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं, ठीक है, यू डू नॉट एग्री विद द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन अ पर्टिकुलर इशू। अब मान लो किसी बात पे बहस छिड़ गई, उसमें मतलब या कोई भी इशू है उस पर आप एग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण, उनके विचार हेतु रखेंगे, ठीक। दूसरी चीज़, निर्णय को स्वीकार कर लेंगे। तीसरी चीज़, निर्णय को अस्वीकार कर
विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग करेंगे या उच्च स्वर में अपना विरोध प्रकट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पुट योर व्यू पॉइंट बिफोर द बोर्ड फॉर द कंसिडरेशन, एक्सेप्ट द डिसीजन या नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन या एक्सप्रेस्ड योर ऑब्जेक्शन स्ट्रांगली। तो दोस्तों देखिए, ये तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, अब इनमें से देखिए सबसे एक्यूरेट क्या आपको लग रहा है कि मान लो आप किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, आप उनकी किसी बात से सहमत नहीं है, तो आप यही तो कहोगे यार मंडल के समक्ष मैं भी तो अपना दृष्टिकोण रखूंगा उनके विचार के लिए कि ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, मेरा पॉइंट को सुनिए, इसमें क्या हो सकता है। ठीक, तो ये समझे आप कि किस तरह से होगा। तो अपना व्यू पॉइंट आप रखेंगे, सिंपल सी चीज़ है ना। ऐसे सवालों को करना होता है, ऐसे सवाल आते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यावहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस होता है जब आप अपने माइंड से, कॉग्निटिव माइंड से सोचते हैं कि यार ये सही है या नहीं। इमोशनली होके चीज़ों को नहीं सॉल्व करते हैं, दिल से, दिमाग से करते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव प्रोसेस में इंडिविजुअल को क्या क्या दिक्कतें आती हैं? स्वतः शोधन चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। ठीक है, मतलब ह्यूरिस्टिक थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो एक एक करके इनका मतलब समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ह्यूरिस्टिक थिंकिंग क्या होती है? ह्यूरिस्टिक जो आप क्विक डिसीजन ले लेते हो बिना सोचे समझे। ठीक है, कि किसी ने आपको आई लव यू बोला, मैं आई लव यू टू, है ना, मतलब सोचते समझते नहीं हो। ठीक है, ट्रैफिक में जाम लगा है, तुरंत देखा राइट मोड़ दिया। अब पता नहीं वो रास्ता कहाँ जाएगा, देखा नहीं आगे ट्रक खड़ा है, बगल में मोड़ दिया, तुरंत रास्ता मिल रहा है, पेलते चले जाओ। ह्यूरिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं उसको, बिना सोच समझे। क्रिएटिव आइडियाज़ जहाँ से आते हैं, नए नए विचार आते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग उसको बोलते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है दोस्तों, ये समझ लो। देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग में आपके पास क्या आते हैं? सवाल ज़्यादा आते हैं। मतलब जो आपको जो एक सोल्यूशन फाइंड करना होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही सोल्यूशन फाइंड करेंगे कि मोस्ट इफेक्टिव क्या होगा सोल्यूशन, है ना, कि मतलब भैया इस सवाल का क्या मोस्ट इफेक्टिव जवाब होगा, एक ही। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज़ आ जाते हैं और बहुत सारी मल्टीपल थ्योरीज दिमाग में चलती हैं। तो देखो ये वही कह रहा है, जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से, है ना, तो डाइवर्जेंट का मतलब बहुत सारी चीज़ों पे आप सोच सकते हो, बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हो। कन्वर्जेंट में सिर्फ एक ही तरह का सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, याद रखना, यानी अपसारी चिंतन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी चिंतन बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा अधोलिखित को सार्थक रूप में व्यवस्थित कीजिए, अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। मीनिंगफुल ऑर्डर समझे क्या भैया? इसका सही उत्तर होगा कि मतलब उत्तर तो पहचान नहीं है, कहने का मतलब है कि क्या, जैसे प्लान, रिवाइज, पब्लिश, थिंक, राइट, योजना बनाना, दोहराना, प्रकाशित करना, सोचना या लिखना। मतलब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है ये बताना है। ठीक है, तो कहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है ये बताना है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पहले आप सोचिए इसको कि सबसे पहले सोच, मैंने बोला ना सोचिए, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे यार? किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे कि यार मैं आईएएस बन पाऊंगा कि नहीं, मैं एसडीएम बन पाऊंगा कि नहीं। तो मैंने सोचा, उस चीज़ को क्या करा, मैंने पहले सोचा, फिर मैं अपना प्लान बनाऊंगा। क्या करूंगा? अपना प्लान रेडी करूंगा, यानी योजना बनाऊंगा, प्लान बनाऊंगा कि यार इतने इतने घंटे पढ़ूंगा, ये यहाँ यहाँ जॉब करूंगा ताकि थोड़ी अर्निंग भी हो पार्ट टाइम में। मैंने योजना बना ली। उसके बाद मैं क्या करूँगा? उस प्लान को कहीं लिखूँगा, है ना, राइट करूँगा कि यार ये मेरा स्टडी आ रहा है, यहाँ यहाँ से मैं इतना इतना पढ़ूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा भैया? लिख लिया उस प्लान को, तो उसको भैया दोहराऊँगा मैं। ठीक है, दोहराऊँगा, दोहराना, ठीक है, दोहराना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? पब्लिश करना। उसके बाद क्या होना? प्रकाशित करना। ठीक है, उसके बाद पब्लिश होगा कि भैया हाँ आप आईएएस बन गए हैं, पब्लिश करना। समझ रहे हो? तो ये चीज़ एक मीनिंगफुल वे रहती है कि सोचना, फिर उस पर प्लान बनाना, फिर उसको लिखना, दोहराना, पब्लिश करना। ये होता है एक सही ऑर्डर। ठीक है, ऐसे समझिए इसको, तो यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा, अभी जहाँ इसके मैं 250-300 क्वेश्चन कराऊंगा अपने आप आ जाएंगे। आज मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, देखिएगा कैसे आएंगे, तो फिर आप धीरे धीरे इसको सीख जाएंगे। समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि यही समाधान मिल जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अ प्रॉब्लम सॉल्विंग रूल और प्रोसीजर दैट व्हेन फॉलोड स्टेप बाय स्टेप अश्योर दैट अ करेक्ट सोल्यूशन विल बी फाउंड इज नोन एज। मतलब कह रहा है कि यार कोई समस्या को आपको सॉल्व करना है और ये क्रम से अगर आप चलेंगे तो उस समस्या को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उस तरह की विधि को एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है जो, है ना, कि ये करा फिर ये करा। आप जैसे यूट्यूब में भी एल्गोरिथम चलती है ना, ऐसे एल्गोरिथम बोलते हैं उसको दोस्तों। ठीक है, या कलन विधि। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? कलन विधि। ठीक है, समस्या के समाधान का ऐसा नियम
या प्रक्रिया जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि यही समाधान मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सही समाधान। छठा क्वेश्चन कह रहा है, यह अनुभव करने की अयोग्यता कि समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है। मतलब द इनएबिलिटी टू रियलाइज दैट द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग अ फेमिलियर ऑब्जेक्ट इज एन अनयूजुअल वे इज लाइकली ड्यू टू। मतलब ये मान लो आपको ये लग रहा है कि मान लो आप अयोग्य, मान लो टायर पंचर हो गया, ठीक है, आपने कभी पंचर नहीं बनाया, पर आपको उसकी सामग्री मिल गई और तो आप उसको असाधारण तरीके से उपयोग सही कर सकते हैं, मतलब उसका पंचर बना सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे भैया? तो उसको बोलेंगे प्रक्रियात्मक स्थिरता के कारण, फंक्शनल फिक्सनेस बोलते हैं कि, है ना, इसको बोला जाएगा फंक्शनल फिक्सनेस। कि भैया आपको अवसर मिला, आप चीज़ों की आपके पास कैपेबिलिटी नहीं थी, एबिलिटी नहीं थी, फिर भी आपने उस काम को कर दिया, अगर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टूल्स उसके लिए ला के दे दिए, है ना, जिसको प्रक्रियात्मक स्थिरता के कारण बोला जाएगा किया गया कार्य या फंक्शनल फिक्सनेस। ठीक है, चलिए सातवां, बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भैया? जैसे ही आप स्टार्ट मतलब बस पे चढ़े और कोई आप पे चिल्लाना, भाई नीचे उधर, कहाँ चढ़ा आ रहा ऊपर से, तो आप क्या करेंगे भैया? आप भी उस पर वैसे ही चिल्लाएंगे। पहली बात, जो अमूमन 100% आदमी यही करता है। यूपी में तो सीधा कट्टा निकाल के देता दम से, तेरी मुझे गिर फेंकेगा। कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे। ठीक, चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे या उस पर क्रोध करेंगे और शांत करेंगे? बताइए दोस्तों। अब इसमें बहुत गजब की चीज़ है, इसमें कुछ नहीं, बस नॉर्मल चीज़ होती। इसमें आपकी डिसीजन मेकिंग क्या होनी चाहिए, एक पढ़े लिखे इंसान की, एक ऑफिसर लेवल की। तो पहले तो आप पूछेंगे भैया चिल्ला क्यों कर रहे हैं, अब ये बताइए, फिर मामले को शांत करेंगे। उसको मारना नहीं है आपको, ठीक है, बाकी आपको तो सारे ही सही लग रहे होंगे, कूटना नहीं है। एक ऑफिसर के हिसाब से लेके चलनी है चीज़ों को, कि क्या एक, मान लो आप एसडीएम है या डीएसपी हैं, तो पहले चीज़ों को जानेंगे, फिर उस मामले को शांत करना आपका काम है। ठीक है, अब 8 पे देखते हैं। 8 क्या कह रहा है? आप अपनी बीमार माता जी के लिए दवा लेने जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचल गए बच्चे को आप देखते हैं, जिसका चालक भागने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे भैया? ठीक है, अब अपनी माँ को लेके जा रहे हैं दवा दिलाने, सामने देख रहे हो यार एक्सीडेंट हो गया है, तो अब आप क्या करोगे भैया ये बताओ? तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाओगे, या वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करोगे, पुलिस को घटना के बारे में सूचित करोगे, या घायल बालक के माता पिता को सूचित करोगे? क्या करोगे दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, अपनी बीमार माता जी को आप दवा दिलाने ले जा रहे हो ना, तो घायल बच्चे को भी सबसे पहले आपको अस्पताल ले जाना है, क्योंकि राइट टू लाइफ होती है उसकी, है ना, तो सबसे पहले आप उसको अस्पताल ले जाओगे, फिर पुलिस को फ़ोन करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज़ होनी चाहिए, यानी ये है डिसीजन मेकिंग इसकी सही। ये सिंपल होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तो हो जाते हैं। आपका अधीनस्थ छुट्टी आपका जो अधीनस्थ है वो छुट्टी चाहता है, पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा, क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है। भैया अब क्या होगा कि कोई आपका सबऑर्डिनेट है, रिक्वायर लीव, बट योर ऑफिस वर्क विल बी अफेक्टेड ड्यू टू हिज एब्सेंस बिकॉज ही इज अ की पर्सन ऑफ द योर वर्क। तो अब आप क्या करेंगे भैया? उसके मामले को अपने उच्च वरिष्ठ को संदर्भित करेंगे, छुट्टी मंजूरी कर देंगे, या दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने को कहेंगे, या उसमें उससे मिले छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करें। तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट क्या होगा, डी होगा दोस्तों, है ना, कि भैया आप अगर लीव ही दे दोगे तो फिर तो काम तो और ही ख़राब हो गया, है ना, मतलब छुट्टी दे दी, पहले आपको उसको समझाओ, हो सकता है भाई उसको प्रेस कर रहे हो आप, हो सकता है वो मान जाए, है ना, तो ये इसका डी होना चाहिए। निर्णयन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही होगा? ठीक है, डिसीजन मेकिंग के बारे में क्या चीज़ें सही होंगी ये बतानी है। ठीक है, यह कार्यवाही को निर्धारित करने का काम है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। ऑब्वियसली दोस्तों, जब आप डिसीजन लोगे कि यार मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तभी तो उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे आगे का काम। तो बिल्कुल कार्यवाही को निर्धारित करता है। इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना। इसका अर्थ क्या है? विभिन्न विकल्पों में से एक को चुनना। इट मीन्स चूजिंग वन अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव। अब देखो ना, अब आपने आईएएस तो चुना, मतलब आपने एसडीएम बनना ही क्यों चुना? डिसीजन ये आपका है ना डिसीजन मेकिंग में, और भी तो काम है, आपने वो क्यों नहीं चुने? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, विभिन्न विकल्पों में से आपने एक विकल्प को चुना, तो यही तो डिसीजन मेकिंग होती है ना, कि मैं ये करूँगा। बिल्कुल सही है। यह नीति निर्माण का पर्यायवाची है। इट इज़ द सिनोनिम ऑफ पॉलिसी मेकिंग। नहीं नहीं, पॉलिसी मेकिंग तो अलग है। पॉलिसी मेकिंग में तो हमें पता है भैया हमें इन फील्डों पे ही काम करना है, इनके लिए पॉलिसी बनानी है, वो अलग चीज़ है। डिसीजन मेकिंग अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। 11, अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए वह स्वार्थी हैं, अतएव मैं यह अनुमान क्यों ना लगा लूँ कि मनुष्य स्वार्थी है। इसमें निहित तर्क दोष क्या है दोस्तों?
देखो 1 नंबर का सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, समझ लो। सो फार ऑल द मैन विथ whom आई हैव कम इन कॉन्टैक्ट आर सेल्फिश, वाई शुड आई नॉट इन्फर देयरफॉर दैट मैन इज सेल्फिश। अब किसी एक लड़की ने किसी एक को छोड़ा तो वो समझ रहे नहीं लड़की सारी धोखा देती हैं, तो ऐसा थोड़ी होता भाई। सरफराज, वो नहीं कौन सी पीके पिक्चर है, सरफराज धोखा देगा, ऐसा थोड़ी होता, सरफराज हमेशा धोखा ही देगा। तो इसको क्या माना जाए भैया कि इसमें दोष क्या है, अवैध सामान्यीकरण, ठीक है। इलेक्ट जनरलाइजेशन, इलेक्ट जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम हमारे साथ कोई घटना घटी और उसी के आधार पर हम चीज़ों को क्या करने लग जाए, एनालाइज करने लग जाए, सभी को एक समान श्रेणी में पहचानने लग जाए, तो वो गलत है, समझ रहे हो। मतलब हमने आलू की सब्जी खाई तो हमने सोच लिया भैया चिली पोटैटो भी बेकार है, आलू बेकार ही होता है, ऐसा नहीं है, वो तो अच्छी होती है, समझ। मतलब आप एक ही मापदंड से सबको नहीं माप सकते अगर वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अवैध सामान्यीकरण, ठीक है। चलिए 12 देख लेते हैं। बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, अतः बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। बताइए यार ये क्या ही चीज़ है। मतलब मैनी पीपल डाई ऑन बेड, डू नॉट देयरफॉर लाई ऑन बेड। अब इसमें निहित तर्क दोष क्या है दोस्तों, ठीक है। मतलब क्या चीज़ इसमें गलत है, नॉन ऑब्जर्वेशन एंड इलेक्ट जनरलाइजेशन। मतलब आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो कि किस कारण मृत्यु हो रही है, पहली चीज़। और ये भी तो अवैध सामान्यीकरण है ना, ये भी क्या है, अवैध सामान्यीकरण, ठीक है। कि पानी पीने से भैया टॉयलेट ज़्यादा आती है इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए, अरे ये क्या है भाई, समझ लो। तो ये चीज़ नहीं है, इसको बोलेंगे अवैध सामान्यीकरण और नॉन ऑब्जर्वेशन। चलिए प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा ना कि आराम से क्वेश्चंस जो सीसेट में है कर ले जाओगे इसके। वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, अब बोलने के ढंग से खाली आप प्रभावित हो जाए तो इस टाइप की डिसीजन मेकिंग को क्या कहा जाएगा, इस टाइप की डिसीजन मेकिंग को बोला जाता है दोस्तों इग्नोर्शियो एलेंची, इग्नोर्शियो एलेंची, या अर्थांतर दोष। क्या बोलते हैं, अर्थांतर दोष, ठीक है। मतलब जहाँ लॉजिक ना हो, बिल्कुल लॉजिक दिख रहा है आपको कि यार वो मुझसे अच्छा बोल रहा है तो यानी वो अच्छा आदमी है, ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ लॉजिक की कमी हो उसको बोलते हैं इग्नोरेशियो इलेंची। इग्नोर नाम से पहचान लो, इग्नोरेशियो इलेंची, इग्नोर कर रहा है वो किसको, लॉजिक को, समझ रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना आप। चलिए चलिए 14 देखते हैं। कह रहा है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संस्तुत ना करते। मतलब उसे क्या ना करते, मतलब प्रिस्क्राइब ना करते कि भैया हाँ ड्रिंक करनी चाहिए, अल्कोहल ले लिया करो, है ना। तो दोस्तों देखिए ये भी क्या हो गया, इलेक्ट जनरलाइजेशन, अवैध सामान्यीकरण। अब अवैध सामान्यीकरण क्या होता है कि आपके साथ कोई छोटा सा एविडेंस घटा और आप उसके कंक्लूजन पे आ जाओ, समझ रहे हो कि भैया हाँ यही एंड है, ये चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट जनरलाइजेशन, ठीक है। ये नहीं करनी होती कि अब देखो शराब हल्की सी चीज़ के लिए कितना जज कर लिया, ऐसे आपको जज नहीं करना छोटे इवेंट पे कि चींटी ने काट लिया भैया तो वो रोड पे चींटी ने काट लिया, मत अरे यार क्या बोल रहा हूँ, मतलब रोड पे चलने से चींटियाँ मर जाती हैं तो रोड पे ना चलो, अरे यार ये कंक्लूजन थोड़ी है, तो एक छोटा सा एविडेंस है, समझ लो। चलो तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहले इसको आप समझिए और बताइए क्या डिसीजन मेकिंग ही पहले कराऊँ या सीसैट के 10 टेस्ट लगवा दूँ और PYQ लगवा दूँ 10, ये बताइए, ठीक है। मुझे जवाब चाहिए इसलिए मैंने आज छोटा वीडियो बनाया, बस मात्र 15 क्वेश्चन का। तो मुझे बस बताइए क्या आपको टॉपिक वाइज अलग अलग कराऊँ या इतना समय आपके पास नहीं है कि बस पिछले साल के PYQ लगवा दूँ। क्योंकि देखिए सीसैट में आप अगर आपने 10 पेपर भी लगा लिए तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे आप बताइए आप क्या देखना चाहते हैं।